से मोनिका मैम भी जुड़ती हुई। मोनिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बुलंदशहर हो गया हेलो सर, यूपी, बुलंदशहर तो एनसीआर में भी आ गया ना? यस सर, यस सर। हाँ, यूपी में है लेकिन नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा हो गया। मोनिका मैम, जी आप कब जी से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर, 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। और खुद ही अपने स्टॉक स्टडी करते हो, खुद ही चुनते हो, खुद ही सब करते हो, ऐसा है? जी जी। कैसा कर रहा है सर पोर्टफोलियो 10 साल से? मजा आ रहा है स्टॉक ठीक चल मार्केट रहा है में? सर। अभी हम लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट भी बुक किया है। ओके। और स्टॉक, चलिए, पहला स्टॉक कौन सा मोनिका मैम? मेरा पहला एनटीपीसी है। ओके। 313 के रेट पे लिए हुए हैं 100 शेयर। 313 पे 100 शेयर, और ये सोच के लिया है कि लंबी अवधि के लिए रखूंगी, जी, ऐसा? 4 to 5 years। तो बहती साहब से पूछूं क्या, सही स्टॉक लिया है लंबी अवधि के लिए या नहीं, ऐसा पूछूं? यही पूछ लेता हूं। बहती साहब, लंबी अवधि के लिए सही चयन है क्या, और सही भाव पे है क्या? 313 पे हमने रीजनेबल लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, 3-5 साल के लिए मैम कह रही है। अच्छा शेयर है और एक अच्छी गिरावट के बाद इन्होंने लिया है। 313 एक अच्छा रेट है। स्टॉक का ने जो अभी रीसेंट बेस बनाया वो भी एग्जैक्ट 300 के आसपास में बनाया है, तो उसके हार्डली 3% के ऊपर इन्होंने स्टॉक को बाय किया है जो रीसेंट बेस है वहां से। और हमें लग रहा है कि इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है अगर 370 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है, जो कि इसका 200 डेमा भी है। तो 370 के ऊपर जब ये चलने लगेगा तो शायद इसमें वापस 410 420 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें स्टॉक को कंफर्टेबली। जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 330, जो ऊपर ट्रेल करके ले आया एसएल 330 के करीब एक एसएल जरूर मेंटेन करें इसमें। ये है एनटीपीसी का व्यू। खैर, सूरत से प्रियंका मैम फोन लाइन पे जुड़ती हुई। अरे प्रियंका मैम, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे, क्यों? हाँ सर, एक्चुअली वॉइस कॉल है इसलिए। अच्छा, ठीक है। प्रियंका मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? मुझे 1.5 year हो गया। ओके। और स्टॉक खुद ही डिसाइड कर रहे हो? सर, मैं मनी कंट्रोल और ये आपका सीएनबीसी वो दो देख के फिर डिसाइड करती हूँ। वो दो देखते हो, जो आइडियाज आते हैं उनको फिर आप खुद स्टडी करते हो, फिर चुनते हो, ऐसा? यस सर। ओके, वो पूल हो जाता है बेसिकली जिसको आप फिर स्टडी करते हो। खैर प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा एचबीएल इंजन पे है। मैंने लास्ट मंथ लिया था 562 पे 300 शेयर्स लिए थे, और उसके बाद उसमें काफी गिरावट हो गई। अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, तो मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए पूछना है कि इसमें क्या हो सकता है। मैं और ऐड करना चाहती हूँ इसके अंदर, अभी और ऐड करना चाहती हूँ, तो इसके लिए पूछना है कि प्रियंका मैम की फोटो हेजी हेजी क्यों आ रही है डायरेक्टर साहब? खैर, बैती साहब, और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? एचबीएल इंजीनियरिंग पहला ट्रांच था 562 की खरीद। जी आशीष जी, इन लेवल्स पे भी ऐड करने की तो सलाह नहीं रहेगी वैसे। स्टॉक में कल भी हमने देखा एक अच्छा मूव था, 8-8.5% का मूव बनाया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया। बट अगर कहीं नीचे मिलता है समवेयर अराउंड 480 की जोन में, तो वहां जरूर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। इन लेवल्स पे ऐड ना करें क्योंकि कल का एक बड़ा मूव है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में। तो 480 से लेके 470 का जो जोन है वहां पे पोजीशन ऐड की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस जरूर 460 के करीब का एक मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इनके भाव 562 तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। अभी ऐड नहीं करना है मैम। 480 470 के जोन्स पे आए अगर गिर के, तो वो सही स्तर होंगे और ऐड करने के स्टॉक को, ना कि अभी जहां खड़ा हुआ है। शिखा मैम, अगला सवाल हमारा। सर नेक्स्ट मेरे पास टीटागढ़ के शेयर्स हैं। 60 शेयर्स हैं। एट द परचेज किए थे 1200 पे किए थे मैंने। उसके बाद एवरेज आउट करने के लिए थोड़े से और ऐड किए थे, तो 1148 पे एवरेज आउट है और 60 शेयर्स हैं मेरे पास इस वक्त इसके। डम के लिए ले रखे हैं। वो छोटा सा एवरेज कर लिया था, आप 350 गिरा, अब एवरेज करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, ऐसा क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली गिर ही रहा था, तो थोड़ा सा एवरेज आउट अगर और करने के लिए हमने उसमें ऐड किए। पर वो भी गिर गया मामला, तो अब जी, हाँ। टारगेट इसका 1300 जब मैंने लिया तब दिखा रहा था, तो वही ये कहाँ दिखा रहा था 1300 का टारगेट? जहां से भी सर हमने ये इन्फॉर्मेशन करी इकट्ठी। तो स्टॉप लॉस भी होगा फिर उनका?
वो नहीं लगाया अपन ने। नहीं सर, वो नहीं लगा। खैर बैती साहब, जब चल रहा था तो उस टाइम पे लिया था 1300 के लक्ष्य के लिए। अभी तो मामला गड़बड़ा गया है, 800 पे खड़ा है ये स्टॉक। क्या करना है, अब फंस गया पूरी तरीके से। जी आशीष जी, देखिए रेलवे स्टॉक्स में मोस्टली सब में प्रेशर बना हुआ है, और एक वन वे रैली देखी थी हमने 2022 से लेके 2024 तक के जोन में, और अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इनमें देखने मिल रहा है मोस्टली सारे रेलवेज इन पीएसयू काउंटर्स में। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहे, एवरेज ना करे अब इन लेवल्स पे अब स्ट्रिक्टली। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 750 का। हमें लग रहा है इसमें एक थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 900 तक का जोन दिखा सकता है। नहीं खरीदेंगे, और एवरेज एवरेज मत करिएगा, अब जो है वो रखिए, लेकिन 750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए मैम। वो अब लगा तो बाहर आ जाएंगे अपन। होपफुली थोड़ा बहुत रिस्पाइट और दिखे स्क्रीन पे, शायद 900 के भाव आएंगे, तब रिविजिट करिएगा इस काउंटर को। मोनिका मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है कि हमने जूनियर 20 लिए थे, अभी जब मार्केट क्रैश हुआ तो हमने 80 शेयर जूनियर 20 के लिए थे एट द रेट ऑफ 630। हाँ। और हम मतलब कि जब अनु सर ने प्रेस्क्राइब किया था कि वो भी निफ्टी 20 में इंटर कर रहे हैं, पैसा तभी डालेंगे। हमको खरीदा था। और हमने सोचा कि हम इसको आगे भी एवरेज करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ, ये अपने है ही बच्चों- वैसा भी, बिल्कुल ठीक, बहुत सही आइडिया अपने बच्चों के हिसाब से। जी जी। हाँ, तो अब इसमें पूछो क्या, सही कॉल है आपका। अब भाई साहब से तो- पूछो चार्ट वार्ट का हाँ, स्ट्रक्चर ऐसा। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये अच्छी होल्डिंग है लॉन्ग टर्म के पर्पस से? हाँ, बच्चों के लिए रख रहे हो तो सिस्टमेटिकली डालने की सोची नहीं सोची, हर महीने कुछ कुछ एक डेट फिक्स कर लो, डाला जी, जी, करो। बिल्कुल, ऊपर हो बिल्कुल। बाजार, नीचे हो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ शुरू कर देंगे जब जब मार्केट गिरेगा तब तब इसमें। भट्टी साहब, आपके पास है निफ्टी 20 के, ये जूनियर 20 है क्या आपके पास? जी आशीष जी, इनफैक्ट काफी अच्छा एक प्रोडक्ट और टूल है, सबके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और सब वन ऑफ द सेफेस्ट रहता है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है परफेक्टली, तो होल्ड करे इसे परफेक्टली। और जैसे आशीष जी आपने भी बताया कि एसआईपी के थ्रू इसमें कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट और करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया, बच्चों के हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ETFs आप सिस्टमैटिकली पैसा झोंकते रहो, बढ़िया कमाई होनी चाहिए होपफुली, या है तो सेफ बेट जैसे बहेती साहब कह भी रहे हैं। खैर प्रियंका मैम, सॉरी थोड़ा सा आपको वेट कराया। अगला सवाल क्या है मैम? सर मेरा अगला सवाल है IRFC पे। मेरे पास 500 शेयर्स है 128 पे। मैंने रिसेंटली परचेज किया है, बट उसको मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। कोई मना कर रहा है रखने से क्या? हाँ, तो अभी मैं कहाँ तक उसको होल्ड कर सकता हूँ? तो भाई साहब, रखना ही रखना लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मुझे उसके ऊपर? तो कहाँ पे मैं उसको सेल आउट करके निकल सकती हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो मैं पूछूं कैसे, आपका सवाल फ्रेम कैसे करूं? पहले तो पूछ लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही नहीं रखना है, और सर, मुझे अगले 12 long महीने term के लिए में प्राइस टारगेट किस तरह के नजर आ रहे हैं, ऐसा पूछ लूं? हाँ सर। मोहित साहब, 2 पार्ट का सवाल है, आप जवाब दे दो प्लीज। जी देखिए आशीष जी, रेलवे रिलेटेड फाइनेंस से बेटर है, हमारी सलाह रहेगी अगर हमें प्रॉफिट पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक फाइनेंस से लेना है तो एनबीएफसीज या डायरेक्ट बैंक्स में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है, या पावर फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। IRFC जरूर अच्छा स्टॉक है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अच्छा है, लेकिन एकदम परफेक्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक की कैटेगरी में हमारे हिसाब से नहीं आता। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट्स है वो हमें लगता है कि 145 से लेके 150 तक का जोन दिखा सकता है, तो होल्ड करें सिर्फली इस पोजीशन को। 120 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, शिखा मैम के पास वापस चले नोएडा। आप वीरू के घर के आसपास रहते हो शिखा मैम? जी सर। अगला सवाल क्या है आपका? सर ओला के शेयर्स हैं मेरे पास 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 107 के प्राइस पे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था, क्यों लिया था ओला? जी सर, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था। और आइडिया किसका था, हस्बैंड का था? सर दोनों डिस्कस करके ही होता है सर। डिस्कशन में क्या निकला था, क्यों ओला डिसाइड किया था? कि सर इसका ठीक जा रहा था चार्ट वगैरह, जैसे उस वक्त जो भी स्टडीज जब हमने लगाई हाँ, लगाया तो, बट नहीं जा रहा है अंदाजे के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल ही उल्टा चला गया मामला। बैती साहब, आधा हो गया मामला। अब क्या करना जाए ओला इलेक्ट्रिक में?
जी देखिए पहले तो जब इन्होंने चार्ट पे स्टडी किया होगा आई थिंक दैट मस्ट बी राइट आफ्टर द आईपीओ प्राइसेस, तो उस समय ना प्राइस ज़्यादा अवेलेबल रहते ना चार्ट ज़्यादा अवेलेबल रहते। तो आप जब इतने कम डेटा पे चार्ट स्टडी ना करें, क्योंकि उसके बाद आई थिंक जो राइट आफ्टर अगस्त 2024 के बाद शायद 107 का भाव इसमें आया ही नहीं है। जो रिसेंट स्विंग हाई था अभी दिसंबर में भी, वो भी 102 तक ही गया था। तो कम डेटा में चार्ट स्टडी ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए आशीष जी, यहाँ प्रेशर है, कंटिन्यूअसली यहाँ सेलिंग देखने मिल रही है। अभी तक एक जो बेस फॉर्मेशन है वो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि बन गया है। 50 जरूर एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे अभी रिसेंट गिरावट में ये रुका और वहां से एक हल्का पुल बैक दिया है। तो इसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। एक 50 का 50 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऊपर में हमें लगता है शायद अगर ये पुल बैक सस्टेन करता है तो 60 तक ये मूव दिखा सकता है। देखो, आपके हिसाब से रीजनेबल चार्ट क्या, अगर डेली कैंडलस्टिक स्टडी कर रहा हूं तो 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, कब लगता है कि भाई हाँ रीजनेबल टाइम फ्रेम की चार्ट है हमारे पास, अब स्टडी कर सकते हैं बैती साहब? जी आशीष जी, कम से कम 1 साल का चार्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, 200 कैंडल्स, तो एक रीजनेबल उसमें स्टडी किया जा सकता है। ओके मैम, आपने बहुत जल्दी चार्ट को स्टडी कर डाला और मामला सब गड़बड़ा गया।